आंदोलन का अधिकार सभी को है, लेकिन रोकने का अधिकार जो है वो किसी को नहीं है। अगर एमएसपी की गारंटी सरकार अगर नहीं करती तो सबसे पहले इस बात का मैं विरोध करता हूँ, क्योंकि मैं भी एक किसान हूँ। सरकार किसानों के प्रति गंभीर है, सरकार किसानों की आय बढ़ाना चाहती है कि ये कानूनों के अंदर भी जो है किसानों के हित है। एक नंबर की बात आपने की, लेकिन अगर हम बात करें आंकड़ों की तो आंकड़ों में बेरोजगारी में भी हरियाणा नंबर 1 पे चला गया है। प्रदेश के अंदर आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व के अंदर जो निरंतर ये काम हो रहे हैं, इनको हजम नहीं हो रहे। कोई भी यूं कह दे कि नहीं हम तो यहाँ बैठ गए जी और कानून वापिस होंगे तो ठीक है भाई। जब सरकार ने एक बात कह दी, आप बताइए कि इस दिक्कत कौन सी चीज पे है, उसको हम चेंज कर देते हैं, तो फिर कानून अपने आप वापिस हो गए कि नहीं हो गए। जो तेल के भाव थे वो आज डबल हो गए हैं, जो उस समय मजदूरी थी वो आज डबल हो गई है, लेकिन फसलों के भाव वहीं पर है, तो भला आय दुगनी कौन कैसे हो गई। वो लाल झंडे वाले लोग हैं जो लाल झंडा अगर किसी फैक्ट्री के आगे अगर लेकर के बैठ जाए तो फैक्ट्री बंद हो जाती है, रोजगार बंद हो जाते हैं। लेकिन ये किसान आंदोलन अब ना हो करके केवल जो राजनीतिक जो है आंदोलन है वो हो गया। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अजय लोहान और आप देख रहे हैं बिंदास हरियाणा। खास शख्सियत में आज हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी स्पीकर रणबीर सिंह गंगवा। रणबीर जी, स्वागत है आपका बिंदास। जी नमस्कार। सर, पूरे प्रदेश की बात करें या देश की बात करें, सबसे बड़ा जो मुद्दा आज के समय देखने को मिल रहा है वो है किसान आंदोलन। कैसे निपटने जा रही है आपकी सरकार? देखिए लोहान साहब, मैं जहां तक मानता हूं ये जो किसान आंदोलन है जिस तरीके से चला था, इसने कोई अभी दूसरा ही रुख ले लिया है। जहां विपक्षी पार्टियों ने किसानों को भ्रम में डाल करके इस किसान आंदोलन को उठाने का काम किया था, और जहां जो मैं कहूंगा कि जो भोले भाले किसान है उनको अपने साथ लगा लिया था, धीरे धीरे सरकार ने आप जैसे साथियों की मदद से, प्रेस के माध्यम से बुला करके भी, और जब पार्लियामेंट चलती है तो वहां भी बोल करके तमाम चीजें क्लियर कर दी गई है। और अब ये जो आंदोलन है ये केवल, मैं जहां तक समझता हूं कि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए जिनकी राजनीतिक जमीन खिसक चुकी है, केवल वो लोग रहेंगे। अब आम लोग इनके साथ नहीं है, धीरे धीरे वो दूर हटते जा रहे हैं और काफी संख्या में लोग हट भी गए हैं। जो अपने आप में जो किसान नेता है, राकेश टिकैत जी का भी मैं बयान देख रहा था कि इन्होंने कहा कि जब ये बिल पास हुए तो इनकी बाकायदा से प्रेस के अंदर इन्होंने दिया था कि बहुत पुरानी मांग जो है वो किसानों की पूरी हुई है। और आज वही अपनी राजनीति करने के लिए किस तरीके से उसको दूसरा रूप देने में लगे हुए हैं। आज प्रजातंत्र के अंदर अपनी बात, अब आंदोलन करने के लिए हर किसी का अधिकार है, करे आंदोलन, लेकिन इस सतर्कता का विरोध करना कि हम तो किसी को बात रखने नहीं देंगे, जो आज जो चाहे बीजेपी के हैं चाहे जेजेपी के हैं उन लोगों को जाने नहीं देंगे। अरे भाई, आप हरियाणा के अंदर आंदोलन कर रहे हो, आप हरियाणा एक ऐसा स्टेट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो देती है उससे अलग भी हम बाजरा पे, मूंग पे, सूरजमुखी पे, अनेक मूंगफली पे, अनेक फसलों के ऊपर हम जो है वो एमएसपी देने का काम कर रहे हैं। और जहां जो कांग्रेस की सरकार है, चाहे वो पड़ोस के अंदर राजस्थान के अंदर है, पंजाब के अंदर है, वहां आप कहीं भी किसी भी चीज से तुलना कर लीजिए, आज वहां पे बुढ़ापा पेंशन है वो कम है जो हम सुविधा देने का काम करें। आज जो एमएसपी की जो बात है, हम धान और गेहूं के अलावा और भी फसल ले रहे हैं, वहां कोई नहीं ले रहे। जब बाजरा हमने 2150 में यहाँ खरीदने का काम किया, वहां 1100 साढ़े 1100 में रुल रहा था। इसी तरीके से जो सब्जियां हैं उनके भी भावांतर भरपाई के तहत हम जो किसानों को उसकी भरपाई करने का काम कर रहे हैं। 14 सब्जियों का, चाहे आलू है, प्याज है, मटर है, गोभी है, अनेक तरीके की सब्जी है, चाहे बागवानी की बात है, यानी जो सबसे ज्यादा, वैसे तो हर वर्ग के लिए कार्य किया है इस मौजूदा सरकार ने, चाहे वो सेंटर की गवर्नमेंट है और चाहे वो स्टेट की गवर्नमेंट है, सबसे ज्यादा अगर एक वर्ग के लिए कोई कार्य किया है तो किसानों के लिए किया है। और अब धीरे धीरे किसानों के समझ में भी आ रहा है। अब तो केवल और केवल राजनीतिक लोगों के, जो जिनकी जमीन खिसक चुकी थी, वो लोग इसमें जो है वो लगे हुए हैं। रणबीर गंगवा को ऐसा क्यों लगता है जो किसान पिछले 6 महीने से लगातार
दिल्ली की सड़कों पर डटे हुए हैं, तकरीबन 500 से ज्यादा किसान अपनी जान गंवा चुके हैं, वो किसान नहीं है, अन्नदाता नहीं है। और बीजेपी की जो रैली है, बीजेपी की जो ट्रैक्टर यात्रा होती है, उसके अंदर जो शामिल हो जाते हैं वो किसान हैं। देखिए, मैंने ये नहीं कहा कि वो कोई किसान नहीं है, मैंने कहा कि शुरुआत के अंदर बहका करके, फुसला करके उन लोगों को लाया गया, उन लोगों को अब धीरे धीरे समझ में आ गई है, उन लोगों ने इस आंदोलन से किनारा भी करने का काम किया है। किसी भी पार्टी का किसान हो सकता है, मैं ये नहीं कहता कि केवल कोई बीजेपी के अंदर है वही किसान है, कोई कांग्रेस के अंदर है वो भी किसान है, कोई और दूसरी पार्टियों के अंदर है वो भी किसान है, लेकिन ये किसान आंदोलन अब ना होकर के केवल जो राजनीतिक जो है आंदोलन है वो हो गया, मैं ये कह रहा हूं। इसलिए ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि देखिए, किसान पहले दिन से ही मांग कर रहे हैं कि हमें एमएसपी की गारंटी मिले, दूसरा तीनों कानून वापस हो, तो ये मांग पहले दिन भी थी, आज भी है। आप ये बताइए लोहान साहब, कोरोना की महामारी आई, पूरे विश्व के अंदर थी, ये कोई हिंदुस्तान के अंदर, हरियाणा के अंदर नहीं थी, बल्कि पूरे विश्वव्यापी बीमारी थी। और उस बीमारी के टाइम पर भी मुख्यमंत्री जो है वो हॉस्पिटल का उद्घाटन करने के लिए आए, और जो लोग, ये जो लाल झंडे वाले लोग हैं, ये वो लाल झंडे वाले लोग हैं जो लाल झंडा अगर किसी फैक्ट्री के आगे अगर लेकर के बैठ जाए तो फैक्ट्री बंद हो जाती है, रोजगार बंद हो जाते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने जो इस टाइप के उस महामारी के अंदर भी जो है इन्होंने इस टाइप का विरोध कराने का काम किया। ये कौन सी राजनीति है? और वो उस टाइम पे जब इस कानून के खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी उस पे सटे हैं। और दूसरी बात ये, कोई भी प्रधानमंत्री या मंत्री सेंटर का पार्लियामेंट के अंदर अगर खड़े होकर के कोई बात कहता है, ऑन रिकॉर्ड होती है, सरकार की उसकी जवाबदेही होती है। बिल्कुल, इसी तरीके से विधानसभा के अंदर कोई मुख्यमंत्री मंत्री अगर कोई ऑन रिकॉर्ड बात कहता है, किसी रैली के अंदर नहीं, रैली के अंदर तो हो सकता है कि कोई वैसे भी कह दे, लेकिन विधानसभा के अंदर जो फ्लोर ऑफ द हाउस अगर कोई बात कहते हैं तो उसकी जवाबदेही सरकार। बिल्कुल, आपने कहा बिल्कुल सही। और जब ये कह दिया विधानसभा और राज्यसभा में अगर कोई बात रखी जाती है तो वो ऑन रिकॉर्ड होती है। आपके लोगों ने तो भरी सभा में जो सबसे बड़ी देश की पंचायत है, लोकसभा की अगर हम बात करें, वहां पे सरेआम ये कह दिया कि ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा, सरेआम झूठ बोल दिया। आप ऑक्सीजन की कमी, क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है जब कोरोना काल चल रहा था, रणबीर गंगवा ने बड़ी अच्छी तरह कहा था कि हम ऑक्सीजन की कमी को पूरी करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जो लोग आज एक्सपायर हो रहे हैं, हम भगवान से कामना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले, लेकिन आने वाले समय में ये चीजें दुरुस्त हो जाएंगी। लोहान जी, जहां आम लोगों की और जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उसके साथ साथ प्रेस की भी बड़ी भारी, मैं कहता हूं कि बड़े जिम्मेदारी है, बिल्कुल जिम्मेदारी है कि लोगों के आगे ठीक आंकड़े और ठीक जो है वो चीजें प्रस्तुत करें। आप ये कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा या ये हुआ, आप मुझे ये बताएं, आप मुझे ये बताएं, मैं बताता हूं, नेता है वो संसद में जवाब दे रहा हूं, मैं आपको जवाब दे रहा हूं, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं कहता हूं कि शुरू के अंदर दिक्कत और परेशानियां आई, और उन दिक्कत और परेशानियों को हमने रेल मार्ग से भी, रोड के मार्ग से भी, आपके हवाई मार्ग से भी पूरा करने का काम किया है। हमारे हरियाणा की अगर मैं बात करूं तो अंगुल से, भुवनेश्वर से, महाराष्ट्र से, हवाई मार्ग से भी, रेल मार्ग से भी 240 मीट्रिक टन जो है ऑक्सीजन गैस हमने मंगाने का काम किया। अचानक से कोई बीमारी आ जाए एकदम से, जिसका किसी को पता नहीं था। हम तो विकासशील देश है, या तो जो है जो विकसित देश है, जो हमारे से बहुत एडवांस है, जो अमेरिका है, इटली है, जर्मनी है, जो ये कहते हैं विकसित देशों के अंदर है, जो जिनकी स्वास्थ्य सेवा विश्व के 1 नंबर पे, 2 नंबर, 3 नंबर पे आती है, उन लोगों के भी जब यहाँ इतनी दिक्कत और परेशानियां हो गई, तो हमने तो आप इस बात की तो आप लोगों को भी सरकार के कुशल प्रबंधन की प्रेज करनी चाहिए कि किस तरीके से इतनी आबादी वाले देश के अंदर भी कम संसाधन के बावजूद हमने उसको पूरा करने का काम किया। बिल्कुल सही बात बताई है कि जिस जानकारी के बारे में किसी को नहीं पता था, जिस बीमारी के बारे में किसी को नहीं पता था, उससे आप लोग निपटे हैं। बिल्कुल सही बात है। लेकिन किसान तो ये पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि अगर आप गांव में आएंगे, अगर आप अपने कार्यक्रम करेंगे तो हम उसका विरोध करेंगे। उसके बावजूद भी आपने कहा कि मुख्यमंत्री यहां पर उद्घाटन करने के लिए आ रहे थे। तमाम जो कार्यक्रम हुए वो तो रिमोट से, चंडीगढ़ से शुरू हो रहे थे, उद्घाटन हो रहा था। लेकिन
एक कार्यक्रम जहां विरोध पहले से ही बरकरार था, वो भी आपके अपने इलाके में, हिसार में, और वहां पे मुख्यमंत्री स्पेशली आते हैं। मुझे हैरानी होती है और वो भी आपके इस सवाल पे, वो भी टेम्परेरी। मुझे हैरानी होती है आपके इस सवाल पे कि आप जैसे जो सीनियर पत्रकार है वो भी इस टाइप की बात कर रहे हैं। जब कोई भी प्रजातंत्र के अंदर कोई भी अगर आपदा आती है और कोई भी इस टाइप की कोई प्राकृतिक हो या अप्राकृतिक कोई आपदा आ जाए, उस समय पे चुनी हुई सरकार के मुखिया अगर लोगों के बीच में नहीं होंगे तो फिर कौन होंगे? लेकिन गंगवा साहब, ऐसा क्यों? तमाम जो उद्घाटन है वो रिमोट से हो रहे हैं, और एक जहां पर पहले से ही विवाद शंका जाहिर की जा रही है, वहां पे खुद मुख्यमंत्री आ रहे हैं। मैं यही कह रहा हूं, आप इस परिस्थिति को समझने का प्रयास नहीं कर रहे। आप तो उन लोगों ने जो बोला, जो बात है, किसानों ने नहीं बोला ये चीजें, किसान नहीं बोलते ये चीज। जिनकी राजनीतिक जमीन खिसक चुकी है वो लोग बोलते हैं। किसने अधिकार दिया इस टाइप के विरोध करने का? फंडामेंटल राइट है, आप आंदोलन कर सकते हैं, लेकिन आप किसी का इस स्तर पे विरोध करें कि हम आने नहीं देंगे, ये किसने राइट दे दिया? इस हमारे संविधान के अंदर इसने कहीं भी इस बात का कोई अधिकार नहीं है। दूसरी बात, ये आपने कहा कि रिमोट से हो जाता, रिमोट का कोई धर्मशाला है, कोई और जो दूसरी चीजें हैं, उसका रिमोट से हो जाता, ठीक है। जहां माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ये ठीक है कि रिमोट से हॉस्पिटल का उद्घाटन तो हो सकता है, लेकिन इस पेंडेमिक बीमारी के अंदर जहां लोगों के एक एक बेड की दिक्कत और परेशानी हो रही थी, उस समय के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री महोदय जहां लोगों को ये बताने के लिए आए थे कि सरकार आपके साथ है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, वहीं जो डॉक्टर राउंड द क्लॉक काम कर रहे थे उनको भी हर किसी को थपकी लगाने की जरूरत होती है, हर किसी को हौसला देने की जरूरत होती है। जब मुख्यमंत्री जो सरकार का मुखिया है आकर के उनकी प्रेज करेगा तो उनका भी हौसला बढ़ता है और ज्यादा उससे काम करेंगे। और दूसरा, जो प्रशासन के लोग हैं उनको भी दिशा निर्देश देने होते हैं, फिजिकली आकर के भी। हर चीज ये नहीं होती कि वो कर देते, फिर तो ये कहते ठीक है रिमोट से सरकार चल जाएगी, लोगों के बीच में आने की जरूरत क्या है? अगर आपदा के समय पे इस टाइप की जो भयानक बीमारी है उस समय पे सरकार अगर लोगों के बीच में नहीं होगी, सरकार आकर के हौसला नहीं होगा देंगे प्रजातंत्र में, तो फिर कौन देगा? गंगा साहब, मुझे अच्छी तरह याद है जब 2019 का चुनाव चल रहा था, हम आपको कवर कर रहे थे, तो आप प्रत्येक गांव के अंदर जाके ये अनाउंसमेंट कर रहे थे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों का सबसे ज्यादा भला करेंगे और 2022 तक आय दुगनी कर देंगे। एक बार जरा वो फार्मूला बताइए, कैसे आप कुछ ही समय के बाद दुगनी आय करने जा रहे हैं? देखिए, जो किसानों की एमएसपी है उस पे गारंटी देने का काम किया है। हम किसान यही तो मांग रहे हैं। कहा नहीं मांग रहे ना, किसान एमएसपी मैं कहता हूं नहीं मांग रहे। मैं कहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं नहीं मांग रहे, केवल एक बात की वो जिद कर रहे हैं कि नहीं कानून वापसी होंगे। मुझे आप ये बताइए कि प्रजातंत्र का एक सिस्टम है कि चुने हुए प्रतिनिधि जो है, चाहे पार्लियामेंट के अंदर जो एमपी है वो और एमएलए है वो विधानसभा के अंदर इस प्रदेश के लिए जो है या देश के लिए कानून बनाने का काम करेंगे, बिल पास करने का काम करेंगे। और उसका एक तरीका है, विरोध का भी एक अपना तरीका है। सिंबॉलिक तौर पे आप अनशन भी कर सकते हैं, आप धरना भी दे सकते हैं, आप आंदोलन कर सकते हैं, बता सकते हैं कि हम इससे नाराज हैं। और कोई भी यूं कह दे कि नहीं हम तो यहां बैठ गए जी और कानून वापिस होंगे तो ठीक है भाई। जब सरकार ने एक बात कह दी, आप बताइए कि इस दिक्कत कौन सी चीज पे है, उसको हम चेंज कर देते हैं, तो फिर कानून अपने आप वापिस होंगे कि नहीं होंगे? लेकिन केवल ये कह देना नहीं कानून वापिस होंगे तो हम करेंगे जी, फिर अगर कानून वापिस ले लेंगे आप, या तो यूं कहिए कि आज किसान मालो माल है, आज किसान को और कोई जरूरत है ही नहीं। एक तरफ हम कहते हैं कि किसान को आज दिक्कत परेशानी है, किसान आज कर्ज के नीचे है, किसान आज घाटे में है। और मैं मानता हूं क्योंकि मैं एक किसान हूं और मुझे अच्छी तरीके से पता है कि आज किसान की हालत क्या है, उसमें चेंज की जरूरत है। जब सरकार उसमें चेंज कर रही है, सरकार उसको बाजार भी दे रही है, सरकार उसको एमएसपी भी दे रही है, सरकार उसको ये अपॉर्चुनिटी दे रही है कि आप बाजार के अंदर कहीं भी बेचिए, आप एफपीओ बनाइए और आप अपने माल को आप जो है महंगा बेचना सीखिए। लेकिन तो फिर किसान तो कह रहे हैं कि सरकार उन्हें लठ दे रही है, सरकार उन्हें महंगाई दे रही है,
तेल बढ़ गया, पेट्रोल बढ़ गया, डीजल बढ़ गया, और जो भाव होना चाहिए था, जो एमएसपी की गारंटी होनी चाहिए थे, वो कोई चीजें उनको नहीं दे रही है। यहां तक कि अगर हम 2010 की बात करें, 2010 के अंदर आपको भी पता अच्छी तरह, या 2000 की बात करें जब आप इनेलो पार्टी में होते थे, तो उस समय की मजदूरी की अगर हम बात करें, छोड़ दीजिए पार्टी, हम किसी पार्टी का जिक्र नहीं करेंगे, लेकिन 2010 में जो तेल के भाव थे वो आज डबल हो गए हैं, जो उस समय मजदूरी थी वो आज डबल हो गई है, लेकिन फसलों के भाव वहीं पर है, तो भला आय दुगनी कौन कैसे हो गई? कौन आप सा मुझे फार्मूला फसलों है? के भाव भी बता दीजिए उस टाइम के। आप फसलों को भाव भी बता देना उस टाइम हुड्डा सरकार में, हुड्डा सरकार से लेके अब तक सिर्फ 100 रुपए बढ़े हैं। क्या, किस चीज में? किस चीज में? टोटल ये फिर आपको जिम्मेदारी वाली बात नहीं करें, मैं आपके चैनल के सामने कह रहा हूं, किस चीज में 100 रुपए बढ़े हैं? किस चीज में 100 रुपए बढ़े? आप बता दीजिए, कितना फायदा उस टाइम पे, आप बता उस दीजिए, टाइम कितना फायदा? 1400 रुपए भाव, 1400 भाव जो है गेहूं का था, और आज वो 1925 रुपए इस बार बिका है। मतलब केवल 100 500 रुपए, 100 रुपए बढ़े। केवल 10 साल और अगली बात, आखिरी बात, 500 रुपए आज उस टाइम पे सरसों का भाव देखिए, आज उस टाइम सरसों का भाव क्या था? आज तो सरसों का भाव भी 4425 रुपए एमएसपी था। हमारी 6000 भी बिकी है, 5500 भी बिकी है, 6000 भी बिकी है, 6500 भी बिकी है। कौन कहता नहीं बिकी? ये सरकार के कुशल प्रबंधन के कारण है। पिछली बार हमने जो है ये सरसों की खरीद जो है, जब पिछली बार से, अगर पिछली बार की बात करूं मैं, तो फिर उस टाइम पे जब सरसों निकली थी, उस टाइम भाव थे उसको 3600-3700 रुपए, और कलेक्टर रेट था 4200 रुपए, हम 4400 रुपए, और हमने उस सरसों का लार्ज स्केल पे खरीद की, और उसका परिणाम यह हुआ कि सरसों खरीदते खरीदते लगभग एमएसपी के बराबर आ गई थी। और इस बार एक भी दाना सरसों का किसानों को एमएसपी पे खरीदने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि सरकार ने पूरी खरीदी थी, और अब वो जो महंगी बिक रही है। ये कानून भी यही कहता है कि अगर आपकी महंगी तो बिकती है तो आप बाजार में बेचें, और आपको अगर बाजार में पूरा रेट नहीं मिलता है तो फिर सरकार की जिम्मेदारी आपको एमएसपी देगी। और इसी तरीके से हमने, जैसे मैंने पहले कहा कि हमारे पड़ोस के अंदर 1150 में बाजरा बिक रहा है, हम एक क्विंटल पे 1000 रुपए फालतू दे रहे हैं। ये आय बढ़ा रहे हैं कि नहीं बढ़ा रहे हैं? क्या कर रहे हैं ये? तो आप यूं ना मत कहिए कि केवल 100 रुपए बढ़े या ये बढ़े। कोई भी एक फसल बता दीजिए जिसके अंदर इतना कम रेट बढ़ा हो। हमारी सरकार में निरंतर हमने उसका एमएसपी बढ़ाने का भी काम किया है, उसमें खरीद भी सुनिश्चित किया है, भावांतर भरपाई देने का भी काम किया है। चलो, किसान आंदोलन चल रहा है अभी तो, लेकिन इससे पहले आप गांव के अंदर जाते थे, आपका काफी लंबा अनुभव रहा है, राजनीति से आप हमेशा जुड़े रहे हैं, और लोगों से भी आप जुड़े रहे हैं, और खासकर जिस हलके से आप आते हैं वहां पर ज्यादातर गरीब किसान हैं। आपने कभी गांव में जाके देखा है कि कितने किसान ऐसे हैं जो पिछले 5 साल में, 10 साल में बड़ी बड़ी कोठियां जिन्होंने बनाई हो? लगता कि शायद उनकी जो घर थे वो आज भी वहीं पर है, जबकि उन्हें बहुत ज्यादा फायदा होना चाहिए था। आपको नहीं लगता कि चाहे पिछले की सरकार की बात करें या वर्तमान सरकार की हम बात करें, जितना किसानों को फायदा मिलना चाहिए था, जितना किसानों का भला होना चाहिए था, क्या हुआ है? देखिए, मैं ये कह रहा हूं लोहान साहब कि आप तो कह रहे हो भी आप किसानों में जाकर के, मैं रहता है किसानों के अंदर हूं। आज भी किसान आंदोलन चल रहा है, मैं डेली गाँव के अंदर जाता हूँ। आज भी मैं, अभी दाई मामे के अंदर भी मैं जाके आया हूँ, अभी मैं जो है चौधरीवास के अंदर भी मैं जाके आया हूँ। शायद किसानों को नहीं पता होगा। नहीं, किसानों को कोई ना पता है कौन सा मतलब? मैं कोई किसानों से मिलने जाता हूँ, मैं वो गांव में किससे जाकर के मिलता हूँ? जाते हैं किसानों के पास हैं, मैं वहां जाकर के लोगों से मिलते भी हैं, लोगों से बातचीत भी करते हैं, और ऐसा कोई भी गांव नहीं है कि जिसके अंदर मैं इस किसान आंदोलन के बाद में मैं किसी गांव के अंदर से गया ना हूं। मैं हर गांव के अंदर गया हूं जाकर के। हाँ, ठीक है कि हम कोई सरकारी प्रोग्राम या कोई जलसा वो नहीं करते, लेकिन निरंतर लोगों के अंदर मेरा जाना आना रहता है। आप सुबह आ जाइए, यहाँ पे 500 किसान यहाँ भी आ जाइए। हालात कैसे बदले नजर आ रहे? किसके हालात की बात ही मैं कह रहा हूं कि निरंतर हमने इस दिशा में कदम उठाने का काम किया है कि किसानों का लाभ बढ़े, किसानों की इनकम बढ़े, किसानों की दशा सुधरे। इसके लिए निरंतर इस मौजूदा सरकार के अंदर कदम उठाए जा रहे हैं। ये भी कहीं न कोई अगर के रोड़ा डालने का काम कर रहे हैं तो ये वही लोग कर रहे हैं, चाहे लाल झंडे वाले हो, चाहे कांग्रेस के लोग हो, जिन्होंने अपने टाइम में तो कुछ किया नहीं, और जब अब ये लग रहा है इनको कि आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में और प्रदेश के अंदर आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व के अंदर जो निरंतर ये काम हो रहे हैं, इनको हजम नहीं हो रहे। इनको लोगों के जो
जवाब है, इनसे कोई बढ़ नहीं रहे, इसलिए इस टाइप की बातें जो है करवाने का प्रयास कर रहे हैं। गंगवा साहब, अगर हम किसानों की बात करें तो जो आपने अभी बात कही थी कि किसान एमएसपी की गारंटी नहीं मांग रहे, वो कानून वापसी मांग रहे हैं, आपको पूरा प्रदेश सुन रहा है। अगर किसान ये कहें कि हमें गंगवा जी आप एमएसपी की ही गारंटी दिला दीजिए, तो क्या रणबीर गंगवा ये दावा करता, वायदा करता है कि मैं एमएसपी की गारंटी सभी किसानों को दिलाऊंगा? अगर एमएसपी की गारंटी सरकार अगर नहीं करती तो सबसे पहले इस बात का मैं विरोध करता, क्योंकि मैं भी एक किसान हूं। जब मैंने कहा कि पार्लियामेंट के अंदर कोई भी बात अगर कोई सरकार कहती है या विधानसभा के अंदर कोई कहती है तो सरकार की उसके प्रति जवाबदेही होती है, और निरंतर एमएसपी पे जो है धान और जहां गेहूं खरीदा जा रहा था, और जो प्रदेश है जिन्होंने अब तक खरीद शुरू की भी नहीं, अगर मैं हरियाणा प्रदेश की बात करूं, हमने किसानों को लाभ देने के लिए धान के और गेहूं के साथ साथ हमने जो है, चाहे वो मूंगफली है, चाहे सूरजमुखी है, चाहे मूंग है, चाहे बाजरा है, इसको भी हमने खरीद करके हमारे किसानों को लाभ देने का काम किया है। इसके साथ साथ आज भी गन्ने का सबसे ज्यादा भाव अगर कहीं पूरे प्रदेश देश के अंदर है तो वो भी हरियाणा प्रदेश के अंदर है। और अगर हमने डायरेक्ट बिचौलियों से पैसा छुड़ाने के लिए डायरेक्ट अगर पेमेंट करने का काम किया है तो हमने सबसे पहले उसकी शुरुआत की है, और हमने ये भी विश्वास किसानों को दिलाया कि हम 72 घंटे के अंदर जो है आपकी फसल का दाम देंगे, अगर कोई लेट हुआ तो उसका ब्याज देने का भी काम करेंगे। और इस बार हमने अगर उसका जो थोड़ा जो लेट हुई फसल, उसका 1 करोड़ रुपए किसानों को ब्याज देने का भी काम किया है, को बिचौलियों को दूर करके और डायरेक्ट किसानों के खातों में डाला है। हम आपको आप जो आपने ये बात कही कि कैसे किसानों को अपॉर्चुनिटी आप दे रहे हैं, मैं मेरे हल्के की बात भी बता सकता हूं आपको। हमने अभी जो अस्थायी मंडियां बनाने का काम किया, कैमरी गांव यहाँ आपके पास में कुछ ज्यादा दूर नहीं है, आप जाके पता कर लीजिए। पहले शुरुआत के अंदर 5 लोगों ने वो शुरुआत किया था एफपीओ बना करके, उन्होंने वहां से खरीद शुरू की, सरकार को दी, सरकार की एजेंसी खरीद रही थी। उसके बाद में अब 2-3 एफपीओ यहाँ बन गए, लोग 5-5, 7-7 के ग्रुप, और वो वहां पे खरीद करते हैं और सरकार को देने का काम करते हैं, उससे उनको लाखों रुपए उनको कमीशन आता है। सब हाँ, सरकारी जो मंडियां हैं वहां तो खरीद हो नहीं पाती समय पर, आखिरकार भला बाहर कैसे खरीद हो जाएगी? आप कहे जाओ ये बात, क्या फर्क पड़ता है इस बात से? कुछ नहीं फर्क पड़ता इस चीज से। किसानों को मुझे यही बात तो आप बताएं मुझे, तो किसान ये कह सकता है, सबसे बड़ा मुद्दा किसान है कह सकता है कि किसान पिछले 6 महीने से चिल्ला रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारी सुने गंगवा साहब, हमारी केंद्र सरकार सुने, हमारी मुख्यमंत्री जी सुने, लेकिन चिल्लाते रहे, क्या फर्क पड़ता है? नहीं, आप जो भाषा जो बोल रहे हैं वो आप बोलने जाए, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो हमें तो काम करना है, हमें काम। आपने एक बात कह दी, आपने एक बात कह दी कि किसानों की तो फसल खरीदी ही नहीं गई, किसानों की तो बोला वो तो वहां बैठे हैं। मुझे एक किसान बता दीजिए, एक पूरे प्रदेश के अंदर, कि हम कोई यूं कह दे कि मेरी फसल नहीं खरीदी गई। हमने एक एक दाना उसका खरीदने का काम किया है, हमने उसको एमएसपी देने का काम किया है, हमने उसको अभी इस बार तो जो है अच्छे प्रबंधन के कारण, जैसे मैंने कहा, सरसों का दाम उसको और ज्यादा मिला है, बाजार के अंदर उसको लाने की जरूरत नहीं पड़ी, और आप कह रहे खरीदी नहीं जा रही। तो इस बात का कोई हल? हमने ये नहीं कहा कि सभी की नहीं खरीदी जा रही। मुझे अच्छी तरह याद है, और मैंने खुद कहा किया था। कोई आप 5 लोगों का नाम बता सकते हैं सिवाय कांग्रेसी? कोई कांग्रेसी, कोई जो इस पे राजनीति कर रहे हैं, उसके अलावा किसी गांव का आप नाम बताइए, आप पत्रकार हैं, कि फला की खरीदी नहीं गई। मैं चलूंगा आपके साथ, मैं चलूंगा आपके साथ। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला से भी इस बारे में बात हुई थी, और मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है ऑनलाइन, आप बिंदास हरियाणा पे चेक भी कर सकते हैं। जिस समय गेहूं खरीदी जा रही थी उस समय तकरीबन 6 किलोमीटर लंबी लाइनों में किसानों को लगना पड़ा था, और 6-6 दिन किसान इंतजार कर रहे थे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि समय पर जो चीजें खरीदी जानी चाहिए थी वो नहीं खरीदी गई। तो कैसे करना चाहिए, आप सलाह दे देना। सरकार आप बता दे। मैं बता रहा हूं आपको, हमने अस्थायी मंडियों का भी व्यवस्था करने का काम किया, ताकि कोरोना काल के अंदर कोई दिक्कत और परेशानी ना हो। रिकॉर्ड की चीज है। हमने कैमरी भी मंडी बनाई, हमने मंगाड़ी के अंदर भी पिछले साल जो वो खरीद शुरू की, हमने शाहपुर गांव के अंदर भी खरीद शुरू की, कभी नहीं होती थी। और ये मंडियां जो पहले है वो तो एज इट इज थी। जब एकदम से कोई भी चीज आती है तो ये अगर क्योंकि आज जो समय है वो मशीनी युग है, और मशीनी युग में एक दिन के अंदर ही
बहुत ज्यादा एकदम से फसल निकल जाती है। आज तो आए नहीं रही, आज तो सोचते 1 क्विंटल लेना है, और कल हो सकता है बहुत से लोगों की, क्योंकि है तो हो सकता है लाइन लग गई होगी। लेकिन आपका ये कहना ये कतई गलत है, मैं आपके कतई सहमत नहीं हूं कि फसल खरीदी नहीं गई। नहीं, मैंने कोई ये भी नहीं कहा कि किसान खरीदी हरियाणा प्रदेश के अंदर ये गंगवा नहीं कह साहब, सकता हमने एक बार कि भी मेरी नहीं फसल कहा नहीं कि खरीदी गई। नहीं खरीदी, हमने ये कहा कि समय पर नहीं खरीदी, समय पर ही खरीदी गई सारी की सारी। आज ये 15 दिन का टाइम होता है मुश्किल से, आज के टाइम में 15 दिन के अंदर तो सबकी फसल आ जाती है, सबकी बिक जाती है। उसी 15 दिन के अंदर टोटली मैनेज करना होता है और हम करने का काम करते हैं। गंगवा साहब, आपने कहा कि गन्ने का भाव जो है वो आप 1 नंबर पे दे रहे हैं, 2-3 फसलें और गिनवाई हैं, 1 नंबर की बात आपने की है। लेकिन अगर हम बात करें आंकड़ों की, तो आंकड़ों में बेरोजगारी में भी हरियाणा नंबर 1 पे चला गया है। और वहीं अभी एक पीछे सर्वे आया था जिसमें मुख्यमंत्रियों को चुना गया था, तो नीचे से हरियाणा के मुख्यमंत्री दूसरे पायदान पर। नहीं, अगर आपको फिर अगर आप सर्वे की बात को, ये सर्वे तो जो है कोई किसी कांग्रेसी का तो हो सकता है, लेकिन जिन्होंने केवल विरोध के लिए विरोध करना होता है, कोई कितने ही अच्छे काम कर लो फिर भी विरोध करेंगे। अरे हॉस्पिटल बना दिया, उसका भी विरोध। 500 बेड का हॉस्पिटल, जहां हम ये सुनते थे कोई चाइना के अंदर, अमेरिका के अंदर तो 2 महीने में 3 महीने में हॉस्पिटल बन के तैयार हो गया और मरीज आ गए उसके अंदर। हमने 17 दिन के अंदर हॉस्पिटल बना करके पूरी उसकी गैस की फिटिंग करके और मरीज के लिए तैयार करने का काम किया। बिल्कुल, चाहे वो हिसार के अंदर, चाहे पानीपत के अंदर। बनाते ही जैसे ही बारिश आई और उसी दिन वो ढह गया। कौन कहता है? कौन कहता है? गुरुग्राम के अंदर ऐसा हुआ। ऐसा कोई भी चीज, कोई भी अगर कोई आंधी आ जाए, कोई और आ जाए, इस टाइप की है, कोई थोड़ी सी चीज है, उसकी केवल आप लोगों को नेगेटिव नहीं, आप पॉजिटिव भी तो देखो कि हमने 15-17 दिन के अंदर तैयार करके और उसको मरीजों के लिए तैयार कर दिया। ये कोई सोच सकता था क्या? अब से पहले ये कोई सोच सकता था क्या कि हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहले वैक्सीन आ जाए? अब हमें जब पुराने टाइम के अंदर जब हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि जब कोई चाहे चेचक की बीमारी थी, चाहे कोई इवन कोई ये चाहे मलेरिया ही था, और कई तरह के जो फ्लू देश के अंदर आए, तो जब विकसित देशों को सबको मिल जाया करता था, इतने जितने मरने थे या मर जाया करते थे, उसके बाद जाकर के हमें दवाइयां मिलती थी। ये संभव तभी कुशल नेतृत्व के कारण आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के, कि उन्होंने व्यवस्था की और वैज्ञानिकों को, जो आप कह रहे हैं ना कि उससे कर लेते, रिमोट से कर लेते, रिमोट से ना करके वैज्ञानिकों के अंदर जा करके, डॉक्टर्स के अंदर जा करके, हाँ बताइए आपको क्या चाहिए, आपकी व्यवस्था, आपके सरकार आपके साथ है। और इसका परिणाम ये हुआ कि सबसे पहले हिंदुस्तान के अंदर 1 नहीं 2-2 वैक्सीन आई। तो ये चीजें हैं, इसके अप्रिशिएट करना चाहिए। इसका भी विरोधियों ने तो इसका भी विरोध किया कि नहीं, ये तो बीजेपी की वैक्सीन है, इसको ना लगवाएं। और जब दूसरी लहर आई, जिन्होंने ऐसा कहा, दूसरी लहर आई तो सबसे पहले लगवाने के लिए भागे। गंगवा साहब, जिन्होंने ऐसा कहा हम उसका कतई समर्थन नहीं करते, वो बिल्कुल गलत था। और वैक्सीन देश की होती है, वैज्ञानिकों की होती है। गंगवा साहब, मुझे अच्छी तरह याद है कि जब आप सरकार में आने से पहले इनेलो में होते थे, तो आप बहुत ज्यादा आवाज उठाते थे कि हरियाणा को पानी मिले, SYL का पानी आपके अंदर है। और अभी अगर हम बात करें किसान आंदोलन के दौरान, आपकी सरकार हरियाणा में भी है, केंद्र में भी है, तो उस दौरान आपको 1 दिन का प्रदर्शन भी करना पड़ा था कि हरियाणा को SYL का पानी मिले। अब आप क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस बारे में कभी अपील की है कि आप केंद्र में हैं और हरियाणा को उसका हक मिलना चाहिए? निश्चित रूप से हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी ने इस बारे में पीछे जल संसाधन मंत्री से भी बात की थी, और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, प्रधानमंत्री महोदय से भी इस बारे में उन्होंने निरंतर इस बात पे चर्चा है। और हम चाहते हैं कि हमारे हक का पानी हमें जल्द से जल्द मिले, क्योंकि वो पानी तो बंटवारे के टाइम ही मिलना चाहिए था और आज तक नहीं मिला, तो इसका हम कहीं न कहीं नुकसान उसका भुगत रहे हैं। आज जो दक्षिणी हरियाणा है उसमें पानी की किल्लत है, लेकिन जितना पानी हमारे पास है उसका पूरा का पूरा उपयोग हम कर सकें, इसके लिए भी कदम हमारी सरकार जो उठा रही है, माइक्रो इरिगेशन के जरिए लोगों को सुविधाएं दे करके। हम चाहते हैं कि टारगेट ये है हरियाणा सरकार का भी कि हमारी जितनी भूमि है उस सारी के ऊपर जो है ना फसल हो, जो फ्लड इरिगेशन से हट करके हम टपका सिंचाई की तरफ जाएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है पानी का यूज करके हम ज्यादा से ज्यादा फसल उसकी जो है वो ले सकें। गंगवा साहब, हरियाणा की जनता ने रिकॉर्ड तोड़ वोट आपको दिए
पार्लियामेंट के दौरान, और हरियाणा के लोगों ने नरेंद्र मोदी का जितना साथ देना चाहिए था वो भी दिया था। बिल्कुल दिया। अब प्रधानमंत्री की भी नैतिकता बनती है कि वो हरियाणा को उनका हक दिलाए। आखिरकार उनके हाथ में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से भी फैसला आ चुका है कि ये पानी उनको मिलना चाहिए, और किस चीज की आवश्यकता है? निश्चित रूप से उसकी दिशा में काम चल रहा है। अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा था कि इस पे जो है दोनों मुख्यमंत्री बैठ करके इस बात पे चर्चा करे। लेकिन दुर्भाग्य ही कहूंगा मैं कि आज एक इस टाइप की ओछी राजनीति के तहत ये केवल इस मामले को लंबित जो है वो किया जा रहा है, पंजाब सरकार की तरफ से भी जो है वो किया जा रहा है। मतलब लेकिन स्टेट सरकार बड़ी है या केंद्र सरकार बड़ी है, लेकिन अपने अपने स्टेट के भी अपने अधिकार होते हैं, और कोई भी चीज अगर लिटिगेशन में चली जाती है तो उसको प्रॉपर तरीके से ही लाया जा सकता है, और सरकार की तरफ से पूरा प्रयास है। निश्चित रूप से पानी हमारा जो है वो आएगा, और जो हमारा हक है वो भी हमें मिलेगा। लेकिन उसमें अभी थोड़ा डिले हो रहा है। इस बार इसके लिए हरियाणा सरकार पूर्ण रूप से अपना जो है सब कुछ जो करना चाहिए वो कदम उठाने का काम कर रही है। गंगा साहब, आपके ऊपर अभी कुछ समय पहले हमला हुआ था, बाहर की वीडियो सब ने देखी है, एक बार अंदर का नजारा बताइए, अंदर उस समय कैसा चल रहा था? वो तो जो बाहर था आपने देखा है, वही चल रहा था कि किस टाइप से जो लोग हैं। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, क्या किसान ऐसा कर सकते हैं? किसानों में तो रोज ही जाता हूँ, किसान ऐसा नहीं कर सकते। ये लोग ऐसा तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो प्रोपेगेंडा बनाया गया हो कि किन्हीं लोगों को भेज के वहां पे और किसानों को बदनाम करने के लिए रणनीति बनाई गई हो? कौन बनाएगा ये रणनीति? जिसको फायदा कौन बनाएगा? किसको फायदा होगा इसका? किसानों को बदनाम करके किसका फायदा होगा? किसका फायदा होगा? बदनाम करके किसानों को बदनाम क्यों करेंगे? कौन करेगा? ये किसानों को बदनाम तो मैं बता रहा हूं ना, ये जो कांग्रेस के लोग बैठे हैं और जो इसके ऊपर अपनी राजनीति कर रहे हैं, वही करने का काम कर रहे हैं। मैंने तो सबसे पहले ही कहा था, ये तो कुछ एक जो नशेड़ी टाइप के जो लोग थे, उन्होंने इस टाइप का करने का काम किया। वो लोग तो किसी के बकाये भी हो सकते हैं, किसी के कहीं न कहीं किसी तरीके के कुछ में जो विपक्ष के लोग जो बैठे हैं, इस टाइप का जो माहौल, अराजकता का जो माहौल बनाना चाहते हैं, उनकी मंशा भी इस टाइप की हो सकती है। आपने लंबे समय तक राजनीति की, कभी ऐसे हालात नजर नहीं आए थे, तब अंदर आप क्या फील कर रहे थे? देखिए, निश्चित रूप से बुराई फील हम कर रहे थे, और मुझे इस बात पे बड़ा दुख होता है कि हरियाणा के अंदर इस छोटी मानसिकता के तहत इस टाइप की राजनीति करने का काम वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने लंबे समय तक इस प्रदेश में, देश में जो राज करने का काम किया। गंगा साहब के साथ जो कुछ हुआ वो गलत हुआ, लेकिन जिन 500 किसानों के करीब जो वहां पे जान गंवा चुके हैं, क्या उनके परिवारों के साथ गलत नहीं हो रहा? मैं ये कहता हूं भाई, अगर कोई भी घटती है, चाहे वो कहीं भी घटे, तो उसको कोई जायज तो ठहराया नहीं जा सकता। वो तो निश्चित रूप से दुख की बात होती है। किसी की डेथ पे, चाहे वो कहीं भी हो, किसी के भी परिवार की हो, निश्चित रूप से वो दुखी करने वाली होती है। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि ये इस टाइप की राजनीति करना, इस टाइप का प्रोपगंडा करना, वो निश्चित रूप से गलत है, और वो भी उस समय पे जब माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी इस पे सटे हो। और इस टाइप का करना, तो आप इसको ओछी राजनीति नहीं कही तो क्या कहेंगे? आप बता दीजिए। तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, आमतौर पर किसी भी प्रदेश में देखने को मिलता है कि विकास यात्रा, रथ यात्रा, जन यात्रा, हॉस्पिटल, मतलब विकास की बातें नजर आती है। ट्रैक्टर यात्रा, आपको नहीं लगता कि 7 सालों के दौरान जो किया है वो विकास की यात्रा होनी चाहिए थी? विकास की यात्रा के साथ साथ हमें उन लोगों को नमन भी करना चाहिए, उन लोगों को याद भी करना चाहिए जिनकी वजह से आज हम आजादी की सांस जो है खुले उसमें ले रहे हैं। और ये जो देश उनको ये यात्रा जो है तिरंगा शहीद स्मृति यात्रा है। उन शहीदों की याद के अंदर आप जो उनको नमन कर रहे हैं, क्योंकि जो अगस्त का महीना है, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था, हम उन शहीदों की याद के अंदर तिरंगा यात्रा निकालने का काम कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं, उनको अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं कि उन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान करके इस देश को जो है वो आजाद करवाने का काम किया। गंगा साहब, जो आपके विपक्षी लोग हैं, विपक्षी पार्टी के जो लोग हैं, वो आरोप लगा रहे हैं कि ये किसानों को लड़वाने के लिए, एक दूसरे के साथ भिड़वाने के लिए बीजेपी
अब ये तिरंगा यात्रा, ट्रैक्टर यात्रा निकाल रही है। क्या तिरंगा यात्रा कोई भिड़वाने के लिए होती है? तिरंगा यात्रा में क्यों भिड़ेंगे, किस लिए भिड़ेंगे? तिरंगा यात्रा, तिरंगा जो हमारी शान है उसको लहराते हुए जब जाएंगे तो भिड़ने का सवाल ही कहाँ पैदा होता है? 7 साल याद नहीं है, हैं? 7 साल याद नहीं आई ये यात्रा। कौन कहता है? हमने पहले भी निकाली है। आपको याद नहीं है तो मैं क्या करूं? आप याद करिए, हमने तो 2 साल पहले भी निकाली थी ये यात्रा। हम तो समय समय के ऊपर भारतीय जनता पार्टी, जहां केवल कोई राजनीतिक पार्टी तो है ही है, उसके साथ साथ सामाजिक पार्टी भी है। चाहे कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए तो अब भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता आपको बस्तियों के अंदर जो है सरकार के साथ साथ जो हमारे जो संगठन से जुड़े हुए लोग हैं वो भी आपको सेवा करते हुए मिले होंगे। कहीं आपको जो उनको दवाइयां देने के लिए, कहीं हॉस्पिटलें पहुंचाने के लिए और मदद करने के लिए। और जहां देश की कोई बात आती है तो आज हम जो है इन शहीदों की यात्रा, शहीदों की याद के अंदर तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। चाहे कहीं कोई राम मंदिर की बात आती है तो वहां भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जाते हैं, हर जगह पे जाते हैं। जिस हल्के से आपने चुनाव लड़ा था, ऐसा सुनने में आ रहा है कि एक वरिष्ठ नेता अगला चुनाव वहां से लड़ेंगे। कोई भी लड़ सकता है, प्रजातंत्र के अंदर किसी को रोक है कोई? आप भी लड़ सकते हैं, मैं भी लड़ सकता हूं, कोई और भी लड़ सकता है। प्रजातंत्र के अंदर 25 साल का कोई भी युवक होता है, उससे ऊपर जो है, ऊपर की तो सीमा कोई है ही नहीं किसी की। कोई भी कहीं से भी चुनाव लड़े, उसका स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं। चलते चलते लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे, हरियाणा वासियों से? मैं तमाम हरियाणा निवासियों से निवेदन करना चाहूंगा कि जहां तक आज जो आंदोलन की जो बात चली है, सरकार किसानों के प्रति गंभीर है। सरकार किसानों की आय बढ़ाना चाहती है कि ये कानूनों के अंदर भी जो है किसानों के हित है। और कहीं भी कोई भी संशय अगर किसान भाइयों को, चाहे वो किसान जो लीडर्स है उनके हो, तो खुले मन से आकर के सरकार से बात करे। कहीं कोई आपको लगता है कि ये पॉइंट ठीक नहीं है तो उसमें संशोधन के लिए सरकार जो है तैयार है। आंदोलन का अधिकार सभी को है, लेकिन रोकने का अधिकार जो है वो किसी को नहीं है। इस टाइप की कोई भी बात ना करे। जहां हमारे जो प्रदेश जो प्यार, प्रेम, अमन और भाईचारे के नाम से जाना जाता है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी ना हो, ऐसा कोई भी काम हमें जो है नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल। बिंदास हरियाणा के खास कार्यक्रम, खास शख्सियत में ये थे डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा, जिन्होंने विस्तार से किसान आंदोलन को लेकर बेबाक तरीके से अपनी राय रखी और किस प्रकार से सरकार आने वाले समय में आंदोलन को लेकर और साथ में किसानों के उत्थान को लेकर कार्य करने जा रही है, उस पर भी प्रकाश डाला। बने रहिए बिंदास हरियाणा के साथ। जल्द ही आपको एक और खास शख्सियत से रूबरू करवाते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अमित कुमार के साथ अजय लोहान, बिंदास हरियाणा।